जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। वैसे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को पता होगा कि हमारे चैनल पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन आज का जो वीडियो है ना, आपके विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का है। पूरे चैप्टर को संक्षिप्त नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है जो बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा पार्ट कवर करा दूंगा नोट्स के माध्यम से। और जो ये नोट्स है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार के बहुत ही शानदार तरीके से लिखे हुए साथियों, ये मेरे द्वारा ये आपको दे दिए जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है ना? तो उसकी चिंता आप मत करें, बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। फर्स्ट चैप्टर जिस बच्चे को नहीं आता, पूरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर दिमाग में रट जाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए सभी इस वीडियो को जरूर देखें। वन शॉट वीडियो है, एक शॉट पार्ट खत्म। ठीक है ना? बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। बस आपको मेरा सहयोग करना है, लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी दर्ज करनी है कि सर आई एम कमिंग। ठीक है? ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार शानदार वीडियो। तो मेरे साथ जुड़ जाइए साथियों, हम इस चैप्टर को यूं ही कवर कर लेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है। सबसे पहले मैं तो आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूं तो चैप्टर 1 है। ये बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का है? आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी कक्षा 10 की, उसमें आपको ये देगा 5 नंबर देगा साथियों। कितने देगा? 5 नंबर का ये चैप्टर है और बहुत ही सरल है। 5-6 पन्नों के नोट्स है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि पूरा चैप्टर अच्छे से यहीं पर ही याद हो जाएगा। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो 2 पार्ट में ये हमारा चैप्टर है। फर्स्ट भाग में तो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और सेकंड भाग में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो 2 पार्ट में हमारा ये पार्ट होगा। ठीक है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को सही से पढ़ने के लिए ये जान लेते हैं कि परिवर्तन होते हैं ना, संसार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे समय परिवर्तन हो रहा है। आज अगर कोई पेड़ छोटा है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हम भी छोटे थे, हम भी बड़े हो गए। तो ये सब चीजें क्या है? ये परिवर्तन है। वैसे सामानों में बताऊं यानी वस्तुओं में, तो देखते हैं ना हम कि दूध से दही जम जाती है, कागज को फाड़ने से उसका आकार बदल जाता है, पेड़ को काटने से छोटी लकड़ी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सभी क्या है? ये परिवर्तन है। और संसार में जो परिवर्तन होते हैं साथियों, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आप कहते हैं भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ में जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। यानी केमिकली चेंज होना तो क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। और फिजिकल यानी भौतिक रूप से चेंज होना क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। नीचे परिभाषा में बताऊंगा, बस अभी आपको याद रखना है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है? इसके बाद हम नीचे आए यहाँ पर नोट्स में, तो मैंने लिखा है ठीक उसी प्रकार। जैसे परिवर्तन 2 प्रकार के हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार जो अभिक्रिया है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जैसे परिवर्तन 2 है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो अभिक्रिया भी कितनी होगी? अभिक्रिया भी 2 होगी, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है? अगर किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में अगर उसके रंग रूप आदि में परिवर्तन होता है तो कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। और उसमें वस्तु के परिवर्तन से अगर नए पदार्थ का निर्माण होता है और वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जिसे हम दोबारा क्या है? चेंज नहीं कर सकते, यानी उसी में नहीं ला सकते उसे, तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है? डेफिनेशन से बताऊं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, जो भी आपको मेरे द्वारा दे दिए जाएंगे। ठीक है ना? वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पर भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में कि भौतिक अभिक्रिया समझाइए, तो क्या लिखेंगे? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक स्वरूप, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक स्वरूप जैसे रंग, गंध व आकार आदि में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक स्वरूप, रंग, रूप, आकार आदि में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इस प्रक्रम यानी जब यह परिवर्तन संभव होगा, यानी ये परिवर्तन जब हो जाएगा तो उसके संपन्न होने की विधि को क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लकड़ी का काटना और कागज को फाड़ना। अब बताइए साथियों, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, इसकी मैं लकड़ी काट दूंगा तो लकड़ी मुझे इस प्रकार से मिल जाएगी। लेकिन अब आप खुद बताइए कि ये पहले भी क्या थी? ये पहले भी क्या थी? लकड़ी थी। और काटने के बाद भी क्या है? ये लकड़ी है। तो इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बस उसका अपने आकार ही तो चेंज कर लिया। पहले वो क्या थी?
बड़ी थी अब छोटी हो गई। तो इसमें क्या है, आकारी चेंज हुआ। तो ये कौन सा परिवर्तन है, आपका भौतिक परिवर्तन है। तो किसी भी पदार्थ के रंग, रूप, आकार आदि में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इस प्रक्रम को संपन्न होने की विधि को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं, लकड़ी का काटना और कागज को फाड़ना। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया। तो भौतिक तो आप समझ गए कि फिजिकल तरीके से चेंज होना। अब रासायनिक में समझते हैं ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी एक तो रासायनिक गुण पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये 2 बार लिख गया लेकिन एक ही बार बोलना है आपको, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तो इस विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देके दूध से दही का जमना, ठीक है। दूध एक अलग चीज है, दही एक अलग चीज है। तो दूध से दही जम गई, यानी दूध से हमें कौन से नए पदार्थ का निर्माण हुआ, दही का। तो वो भी हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर है लोहे पर जंग लगना, लोहे से हमें जंग मिला तो वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ पर है भोजन का पाचन, ठीक है। हम जैसे पिज्जा, बर्गर, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं लेकिन वो सब क्या बन जाता है, मल बन जाता है। तो वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है जिससे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। अब इसमें आप आगे आएंगे तो यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हमने दोनों चीज पढ़ी है, यानी अभी तक तो एक तो भौतिक परिवर्तन भी पढ़ा है और रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो भी पढ़ा है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। पदार्थ के रंग, रूप आदि में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन, पदार्थ में उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना तथा नए पदार्थ का निर्माण होना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो लेकिन ये भौतिक परिवर्तन है, ये हमारे चैप्टर में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, डिटेल से इसको नहीं पढ़ना, हमें डिटेल से पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन को, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हमारा ये रासायनिक परिवर्तन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके साथियों, ओके। वीडियो पसंद आ रहा तो इसको जरूर लाइक करें। आपका अपना चैनल है साथियों, ये हमें साथ मिलकर कार्य करना है, तो आपको हमारा सहयोग करना होगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, तो प्रेक्षण मतलब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं तो क्या किस किस में परिवर्तन होता है, यानी क्या क्या होता है वहां पर। तो एक तो होता है अवस्था में परिवर्तन। मान लीजिए मैं लकड़ी को जलाऊंगा, ठीक है, जो कार्बन है लकड़ी है, इसको वायु की उपस्थिति में जलाऊंगा यानी ऑक्सीजन देकर, तो क्या है, मुझे क्या मिलेगा, CO2। अब यहाँ पर तो ये कार्बन क्या था, आप खुद बताइए। लकड़ी क्या होती है, ठोस होती है ना, ठोस ठोस थी। लेकिन जब इधर की साइड ये बनी, ये कार्ब संयोग करके तो क्या बनी, गैस बनी। तो अवस्था परिवर्तन हो गई ना, इसे ही बोलते हैं ठोस द्रव गैस, है ना। तो ठोस से क्या बना, गैस। तो क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो गया। ओके, समझ गए। तो पहला पॉइंट तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन होना। दूसरा, रंग में परिवर्तन होना। अब लकड़ी का कलर कैसा होता है, ज्यादातर तो भूरा सा होता है, लेकिन इसे जलाते हैं तो काली हो जाती है ना, मतलब कोयला बन जाता है ना। तो ये हो गया इसमें रंग में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी ऐसे हो गया। गैस में परिवर्तन या गैस का निकास, ठीक है। तो गैस का आपको पता होगा, जब हम लकड़ी को भी जलाते हैं तो धुआं निकलती है, तो गैस का उत्सर्जन निकलना एक ही बात है। फिर है ताप में परिवर्तन, यानी टेम्परेचर हो जाता है। लकड़ी का जो टेम्परेचर था वो कोयले के टेम्परेचर से तो कम ही होगा ना, क्योंकि कोयला तो गर्म गर्म है तो उसका ज्यादा होगा टेम्परेचर। तो ताप में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण लिखिए, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। क्या लिखना है कि इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस में परिवर्तन होता है और ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया के कारक। कारक मतलब रासायनिक अभिक्रिया किन किन के द्वारा संपन्न होती है वो हमें बताना है। तो इसके मुख्य रूप से 2 कारक है, अभिकारक और उत्पाद। कौन कौन से, अभिकारक व उत्पाद। सिंपल भाषा में कहूं तो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि हमें रासायनिक अभिक्रिया करवानी है ए और बी की, ठीक है। ए और बी की रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, तो A + B जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं साथियों। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका सर्जन होता है, वह आपका उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद। याद रहेगा, भूलना नहीं है, एग्जाम तक याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा हो ना वीडियो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नहीं तो आप कोई भी डाउट हो ना इस चैप्टर को होने के बाद, वो भी लिख देना, सारे डाउट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह आपका उत्पाद कहलाता है। ओके, नीचे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, दिक्कत की कोई बात नहीं है,
सब आपको इन नोट्सों में मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सटीक सी डेफिनेशन। अभिकारक की डेफिनेशन जो मैंने बोली वो ये, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर A प्लस बी में ए क्या है, ए और बी दोनों क्या है, अभिकारक है, और ए बी में जो मिला वो क्या है, उत्पाद है। ठीक है, और यहाँ पर फिर उत्पाद की डेफिनेशन देख लिया आप, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी तो क्या है, आपके अभिकारक है, और जो ए बी इन दोनों से मिला वह क्या है, आपका उत्पाद है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर C+O2 है ना, कोयले को जलाने पर क्या है, हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। तो C+O2 तो क्या है, हमने अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, और जो बना है जिसका निर्माण हुआ है वो उत्पाद कहलाता है। H+O2 भी क्या है साथियों, अभिकारक है, और H2O जो आपका क्या है, जल जो बना है वो क्या है, उत्पाद है। ठीक है, ओके। फिर बताऊं एक बार, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो अभिकारक है, जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वह आपका उत्पाद कहलाता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर ये असंतुलित थी, कौन सी वाली, H+O2 की अभिक्रिया, इसको हम संतुलित कर देंगे अभी। ओके, इसके बाद है रासायनिक समीकरण। तो मैंने बताया था आपका जो पार्ट है दो भागों में डिवाइड है, एक तो है उसमें रासायनिक अभिक्रिया और एक है रासायनिक समीकरण। तो अब तक हम केवल इंट्रोडक्शन समझ रहे थे कि पार्ट में ये जो मेन चीजें क्या है जो दी है हमें छोटी मोटी, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसका फर्स्ट टॉपिक चलता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित या दर्शाई जाती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, मैं सिंपल भाषा में बोलूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, मैं बोल देता हूं, आप समझ जाना। कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इस अभिक्रिया को लिखूं, कोयला मतलब C, जलाने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो O2। ठीक है, तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे उष्मा, तो बनेगा क्या, CO2। ठीक है, CO2 है यहाँ पर। तो ये जो मैंने हिंदी में बोला ये क्या है, ये आपका शब्द समीकरण है, और यहाँ पर ये जो मैंने इसमें बोला है ना, इस C+O2 सूत्रों के माध्यम से, तो ये क्या है, ये आपका रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो परिभाषा भी यही थी कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित या दर्शाई जाती है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये भी इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से देखना कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, जैसे कार्बन को क्या बोलते हैं हम, कार्बन का प्रतीक क्या है, कार्बन को बोलते हैं C, ये प्रतीक है। तो तत्वों के प्रतीक को या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र, अभिकारक उत्पाद मैंने बताई दिए थे कि जो रासायनिक सूत्र होते हैं उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब है, अगर मान लीजिए वो ठोस है तो S लिखेंगे यानी सॉलिड, अगर वो द्रव है यानी पानी जैसे है तो लिक्विड लिखेंगे L। ठीक है, क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, और मान लीजिए वो गैस है तो हम G लिख देंगे यहाँ पर उसके नीचे, अभी नीचे बताऊंगा जब हम इसके चरण पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम आगे क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र में लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र में लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सी 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन। ओके, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो हमें यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है, आप एक बार देखना, यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे सूत्र के माध्यम लिखते हैं, कार्बन को बोलते हैं C, इसका प्रतीक, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2, और कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया कि कोयले को जलाने पर या कार्बन को जलाने पर क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये ठोस गैस हमने क्या लिख दी, इनकी भौतिक अवस्था लिख दी। इसके बाद हम चरण पढ़ते हैं, तो इसके चरण हमें दे रखे हैं। चरण को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि पूरे 6 चरण है, कितने, 6 चरण, 6 के 6 याद हो जाएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। ओके, फर्स्ट चरण क्या बोलता है, ज्यादा कठिन नहीं है। फर्स्ट चरण अपन को सिंपल सा ये बोलता है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जो रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, Mg+O2, यहाँ पर देखें Mg+O2 क्या है, MgO, तो क्या किया, बस डब्बा बना लेना है। पहले चरण में याद रखो कि डब्बा बनाने के लिए बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या है, बॉक्स बना लीजिए, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, वो हमने बना लिया। इतना सा ही बोल रहा है पहला चरण। ठीक है, पहला चरण कंप्लीट हुआ। कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं आप एग्जाम में, कोई सा भी, जो जैसा भी समीकरण आपको याद हो, बस आपको बॉक्स बनाना है। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है,
समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या नोट कीजिए। अब जो परमाणु संख्या साथियों, मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पर ये फोटो दिखा देता हूँ। इस प्रकार की क्या है परमाणु संख्या होती है। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम आपको 20 या 30 तक परमाणु संख्या याद होनी चाहिए प्रत्येक तत्व की। ये हाइड्रोजन से शुरू होती है साथियों, हाइड्रोजन की एक होती है और उसके बाद चली जाती है सभी तत्वों की, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे करके। तो आपको परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। फिर आप लिख सकते हैं अभिकारक की कितनी आ रही है, उत्पाद की कितनी आ रही है। तो आपको बस सेकंड चरण में क्या याद रखना है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या नोट करनी है। ओके, ठीक है। चरण 3 क्या बोल रहा है इसका, चरण 3 भी देख लेते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों में अभिकारक या उनके साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। इसे मैं इस तरीके से समझाता हूं, आप एक बार देखना। यहां पर जैसे मैं सिंपल वाला लिखता हूं, C+O2 वाला तो मैंने करा दिया था, ठीक है। दूसरा लेते हैं, ठीक है। फिर ये नोट्स में जो बता दूंगा, H2+O2, H2+O2 लिखते हैं हम, और क्या बनता है H2O, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सबसे अधिक परमाणु तत्व वाले अभिकारक। अब सबसे अधिक देखना है, यहां पर आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर 2 है। तो ये क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व है। और ऑक्सीजन कितने, 2 है। क्यों है सबसे अधिक, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो ये क्या है, सबसे अधिक हो गया। तो इसकी क्या है, साइड अनुचित गुणांक, गुणांक यानी गुणा करना है इस साइड वाले को कि ये इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो मैं ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे 2 लगा दूंगा, यानी 2 से गुणा कर दूंगा, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो क्या है, ये संतुलित हो गया। अब फिर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 थे, तो 2 को 2 से मैंने गुणा किया, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम क्या है, यहाँ भी 4 कर देंगे, यहाँ भी हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के पास भी 2 लगा देंगे। यहाँ हम हाइड्रोजन के पास भी 2 लगा देंगे, भी 2 इससे गुणा होके भी कितने हो गए, 4 हो गए। अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आता तो स्क्रीन पे आपको ये थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का वीडियो मैंने बनाया है और ये हमारे एजे साइंस सेंटर चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो खत्म होने के बाद आप देख लेना। आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना तो यूं आ जाएगा चुटकियों में, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। बच्चे इसको कठिन मान के बैठे रहते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है, आपको यूं ही आ जाएगा ये। ओके, उसकी चिंता आप ना करें। तो इस प्रकार से हम साइड अनुचित गुणांक लगाते हैं। जिस बच्चे को समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप वो वीडियो देख लेना। ओके, इसके बाद चरण 4 क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार हमने, है ना, बिल्कुल 3 के जैसा ही है कि सभी तत्वों के परमाणुओं के चरण 3 की बात क्या संतुलित करना है। यानी जो जैसे H2 रह गया था ना, अगर कोई रह जाए तो क्या है, सभी को संतुलित कर दो। तो इस प्रकार से मैं ये बोल रहा है। ओके, ज्यादा बड़ा चरण नहीं है, सिंपल है। फिर क्या है, 5 क्या बोल रहा है, विकार को वो उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये F, ये क्या आयरन है। अब लोहा कैसा होता है, आयरन कैसा होता है, सॉलिड ही होता है ना। तो हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे इधर, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया एस है, ठीक है। और यहाँ पर H2 जल क्या होता है, लिक्विड होता है, एल लगा देंगे। और ये जो हमें बना इसका भी हम लिख सकते हैं अलग अलग, और हाइड्रोजन का भी लिख देंगे गैस। तो इस प्रकार से हम क्या है, इनकी भौतिक अवस्था लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये मैंने पहले लिखवा दी थी किसी कारण से। अब हम इसका चरण 6 देख लेते हैं। चरण 6 क्या बोल रहा है, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। मान लीजिए ये मैंने अभिक्रिया कराई C+O2 की। अब तीर का निशान है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर मैं कोयले को जलाऊंगा तो किसी चीज से जलाऊंगा तो ताप चाहिए मुझे। यहाँ पर क्या चाहिए, ताप चाहिए। तो मैं इसमें ताप दूंगा, टेम्परेचर दूंगा। तो क्या है, वो तीर के निशान के ऊपर की साइड लिखूंगा, या तो ऊपर लिख दूंगा या फिर नीचे लिख दूंगा, कहीं भी लिख सकता हूं। तो ये क्या है, चरण 3 में आती है ये सारी चीजें। तो आपको मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट चरण में हमने पढ़ा, बोलकर बताता हूं, समझना कि प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या है, बॉक्स बना लीजिए। यह आपका हो गया फर्स्ट चरण। सेकंड में क्या पढ़ा कि उनकी क्या है, परमाणु संख्या नोट करो। क्या करो, परमाणु संख्या। यूं ही याद हो जाएगी, कोई कठिन नहीं है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। पहला क्या बोल रहा था, प्रत्येक सूत्र लिखकर उसके चारों ओर क्या बना लो, बॉक्स बना लो। दूसरा बोल रहा था परमाणु संख्या नोट करो। तीसरा बोल रहा था कि जहां पर सबसे अधिक परमाणु संख्या है ना, उसे है ना संतुलित करो, साइड अनुचित गुणांक लगाकर, ठीक है, संतुलित करो। और चौथे में भी ऐसे ही बोला था कि तीन की भांति क्या है, सभी को संतुलित करो, ठीक है। आप पढ़ लेना जब मैं आपको ये PDF दूंगा। तो चरण 3 की भांति क्या है, संतुलित करो। फिर उसके बाद 5वां क्या बोल रहा था, भौतिक अवस्था लिखो। क्या लिखो, भौतिक अवस्था। छठे में क्या बोला कि जैसे कोई ताप, दाब ऐसी कोई रहती है ना स्थितियां, उनको क्या है, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ठीक है। इतने सिंपल से तो चरण है ना, क्यों मुश्किल है। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिख देंगे, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। फिर बोलकर बताऊं कि प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, परमाणु संख्या नोट कीजिए,
तीसरे में था कि सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले के साइड अनुचित गुणांक लगाइए, चौथे में था 3 की बातें संतुलित कीजिए, पांचवें में था भौतिक अवस्था लिखिए और छठे में था ताप दाब उत्प्रेरक आदि परिस्थितियों को क्या है तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ओके, तो 6 चरण आपके हो जाएंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लिख देना। ओके ठीक है, फिर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप ये नोट्स दे दूंगा, आप इसमें से पढ़ लेना। इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपका चैप्टर क्या है, 2 पार्टों में डिवाइड है। फर्स्ट तो क्या था, समीकरण वाला चैप्टर था, क्या था, समीकरण वाला पार्ट था, ऐसे समझिए पार्ट है ना। और जो आपका दूसरा था वो क्या है, अभिक्रिया वाला है। तो हमने समीकरण समझ लिया, चरण समझ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से आपके चैप्टर में जो अभिक्रिया दे रखी है वो कितनी है, 1 2 3 4 मुख्य रूप से। फिर इनमें भी आपको अभिक्रिया छोटी मोटी देखने को मिलेगी। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो एक एक डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं, बहुत ही शानदार है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक बार जो समझ में आ गया ना भूलेंगे नहीं कभी भी, ध्यान रखना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी अकेला उत्पाद बनाते हैं या निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो A+B क्या है यहाँ पर, ये 2 या 2 से अधिक है ना, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, अकेला उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा ना निकल के अकेला ही बनेगा। ठीक है, समझ गए। नीचे उदाहरण में आपको बता देता हूँ, कोयले का दहन C+O2, 2 अभिकारक मिलकर क्या है, अकेला उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए H2+O2 क्या है, 2 अभिकारक मिलकर क्या है, अकेला उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे संतुलित करके लिख भी दी है। तो संयोजन अभिक्रिया भूलेंगे कभी नहीं भूलनी है। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया में एक छोटी सी अभिक्रिया भी दे रखी है इधर, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादक के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादक यानी जिसका निर्माण होता है उत्पाद का, उसके निर्माण के साथ साथ अगर उष्मा भी उत्पन्न होती है ना, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर उत्सर्जन भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, उष्मा का निकलना है ना, उष्मा का निर्माण होना, निकलना एक ही बात है। तो उत्सर्जन भी लिखा होता है कि जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिया है प्राकृतिक गैस के दहन का। ओके, याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन दोनों इसके ही नाम है, दोनों नाम याद रखिए क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। बिल्कुल संयोजन की ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टी है उसकी। उसमें क्या था, A+B बराबर क्या था, AB बन रहा था। यहाँ पर क्या है, AB तो इधर की साइड होएगा, AB इधर होएगा, बनेगा क्या, A+B बनेगा। यानी जो पहले ये दोनों क्या थे, ये दोनों क्या थे, अभिकारक थे और ये उत्पाद था, उसमें ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इस प्रकार से है ये। एग्जाम्पल में यहाँ पे समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे फिर। कि जैसे मान लीजिए ए क्या है, हमारा अभिकारक है, अब इससे 2 बनेंगे B और C। ठीक है, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक यानी अकेला अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, आपका क्या कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये 3 प्रकार की होती है साथियों। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना, सिंपल सा है। उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। उष्मीय वियोजन का मतलब है उष्मा के द्वारा वियोजन, और वियोजन का मतलब होता है अपघटन या टूटना। ठीक है, तो जब उष्मा के द्वारा कोई चीज टूटे तो वो कौन सा होगा, उष्मीय वियोजन। और जब विद्युत के द्वारा कोई चीज टूटे यानी कोई पदार्थ टूटे तो वो क्या होगा, आपका वैद्युत वियोजन। और प्रकाश के द्वारा यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब टूटे तो आपका क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन। सबके मैंने एक एक उदाहरण यहाँ पे लिख दिए सिंपल से। ठीक है, तो आप इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जैसा नाम है वैसी परिभाषा ही है। उसके बाद इसमें आता है छोटा सा टॉपिक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। छोटी सी अभिक्रिया, ज्यादा बड़ी नहीं है, उष्मा शोषी है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया
कहते हैं। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश, विद्युत की आवश्यकता होती है, क्या है वह आपकी उष्माशोषी अभिक्रिया है। बुक में ऐसा भी लिखा है कि जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण। तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो ना, आपने वो याद किए तो वो भी सही है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, उससे तोड़ने के लिए उष्मा देना ही होता है। ओके, ठीक है। इसके भी वो जो ऊपर दिए थे ना, ये वाले जो मैंने उष्मा, उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन के नीचे वाले एग्जाम्पल, वो आप इसमें लिख सकते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया में। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता भी मैं अभी आपको बता दूंगा, उससे पहले अपनी अभिक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं पहले, क्योंकि अभिक्रियाएं 2 पढ़ लिए ना, 3 पढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन भी बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ना। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कैसे करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जिंक है और यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4। अब ये कॉपर है ना, कॉपर ये जिंक से कम क्रियाशील तत्व है, तो जिंक यहाँ पर पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो कॉपर की जगह थी ना, ये वाला कॉपर, इसको भगा देगा कि तू हट जा, तेरी जगह तो मैं बैठूंगा। तो जिंक क्या है, यहाँ पर जाके बैठ जाता है, और कॉपर क्या है, यहाँ पर आ जाता है बेचारा। ठीक है, क्योंकि ये कमजोर है ना, तो इसका शोषण हो जाता है, तो इसको यहाँ से भगा देते हैं, तो कॉपर अकेला हो जाता है, जो पहले किसके साथ था, सल्फेट के साथ था, तो वो अलग हो जाता है और उधर जाके बैठ जाता है, और जिंक क्या है, कॉपर की जगह आकर बैठ जाता है, तो इसका यौगिक था ना ये SO4, इससे अलग कर देता है। ओके, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वह आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, अब इसमें ही दे रखा है द्विविस्थापन, जो भी इसका ही पार्ट है छोटा सा, बट डेफिनेशन याद रखिए। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है, ज्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि परीक्षा हमारी निकट है। उसके बाद है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। ये रह गया था ना, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ध्यान रखिए, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो बढ़ेगा और हाइड्रोजन क्या है, वो घटेगा। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, आपकी उपचयन होगी। और उपचयन अभिक्रिया को क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो वो आपकी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन में इसका बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन क्या है, डाउन, और हाइड्रोजन क्या है, अप, ऊपर जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की तो क्या है, ह्रास हो रहा है, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, वो आपकी कौन सी अभिक्रिया है, आपकी अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, फिर इन जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है ना, एक साथ होएगी जब ये अभिक्रिया है, तो वो क्या होगी, वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, जो वहां ऊपर आई थी। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये क्या है, नोट्स में जगह कम रह गई थी, इसलिए वहां पर लिख दिया था। ठीक है, कहाँ पर आई थी रेडॉक्स, हाँ यहाँ पर देखिए, ये लिखी हुई है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होगी तब आपकी वह कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ा ना, तो क्या हो गया, उपचयन, और यहाँ पे क्या है, अपचयन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हुई तो। उसके बाद छोटा सा आपको दे रखा है संचारण। तो संचारण क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जब कोई धातु, कोई भी धातु मान लीजिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तो ये संचारित हो जाती है। संचारित का मतलब क्या होता है, खराब होने लग जाती है, या इसमें कोई रंग में परिवर्तन आदि हो जाते हैं, जो भी मैं आपको उदाहरण से बता दूंगा। और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तो ये संचारित होने लग जाती है, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़, देखा होगा आपने कि तांबे के ऊपर हरी सी जो परत चढ़ जाती है और चांदी काली पड़ने लग जाती है, किस कारण होता है, आपके संचारण के कारण होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम में ये लिख देंगे, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए। उसके बाद वो रह गया था ना विकृत गंधिता, छोटा सा टॉपिक, उसे भी हम देख लेते हैं।
तो विकृत गंधिता क्या होती है, आपको मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि जब हम खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख देते हैं ना साथियों, तो उसके क्या है, रंग में इनमें परिवर्तन हो जाता है, बदबू सी आने लग जाती है। यानी जैसे हम कहते हैं ना खाना खराब हो गया, तो वो क्या है, विकृत गंधिता के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है विकृत गंधिता। इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि वसा तथा तेलों को या इनसे जो सामग्री बनती है उनको लंबे समय तक जब उनका ऑक्सीकरण होकर स्वाद या गंध में परिवर्तन होता है ना, तो विकृत गंधिता कहते हैं। यानी लंबे समय तक रखने में स्वाद और रंग और गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या है, आपकी विकृत गंधिता कहलाती है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ साथियों। बस यही है इसके मेन टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए, पूरा चैप्टर कवर करा दिया है। एक बार फिर बोलकर बता दूं, क्या पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, फिर अभिक्रियाएं पढ़ी, फिर अभिकारक व उत्पाद पढ़ा, उसके बाद हमने रासायनिक समीकरण समझा कि रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र द्वारा लिखते हैं तो वो क्या है, रासायनिक समीकरण होता है। और फिर हमने देखा कि जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखने के चरण कितने होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं 5 दे रखी थी, इसमें छोटी मोटी भी आई थी कुछ, उनको भी समझ लिया। इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो 5 नंबर का आएगा बोर्ड परीक्षा में, उसे हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया एक ही वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो से। ठीक है, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके मैंने करवा रखे हैं लगभग 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितने, 50, वह 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसके नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, बिल्कुल निःशुल्क। तो आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, तो उस लिंक पर आपको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मेरे द्वारा ये 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ और आपके पर्सन बैंक, मॉडल पेपर और भी एजुकेशन संबंधित सारी सामग्री आपको मेरे द्वारा वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क। तो आप उसकी चिंता ना करें, बस आपको हमारा सहयोग करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी दोस्तों को, मित्रों को। स्कूल में आप सभी मित्रों को, दोस्तों को बताइए कि चैनल पर लाइव क्लास होती है, चैप्टर को समझाते हैं अच्छे तरीके से, तुम भी ज्वाइन हो। तो इस प्रकार से आपको शेयर करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाना है, आपका अपना चैनल है ये। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो साइंस मैथ का तो आप मुझे बता सकते हैं, उसका वीडियो मैं आपके लिए ले आऊंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।